नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है स्त्री की कुंडली। और स्त्री की कुंडली में हम कैसे जानें कि उसका कैसा भाग्य रहेगा और कैसा व्यवहार होगा। भरोसेमंद है खुद वह या फिर धोखेबाज है, शांत है या गुस्से वाली है, यह भी उसकी जन्म कुंडली से आप जान सकते हो। ज्योतिष के कुछ विशेष सूत्र हैं, विशेष वर्ग कुंडलियां हैं जो यह बात बताती हैं। तो इसमें हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। देखिए, जैसे पुरुष की जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है, स्त्री की जन्म कुंडली का विश्लेषण उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए यहाँ पर हम इस विशेष टॉपिक को लेकर आए हैं। तो चलिए आज के इस बेहद महत्वपूर्ण रोचक टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के जब विश्लेषण के टाइम पर कुछ बातें ध्यान रखनी आवश्यक हैं, जैसे कि सूर्य कौन से ग्रह क्रूर ग्रहों में आते हैं, कौन से ग्रह जो सौम्य हैं या शुभ ग्रहों में आते हैं। तो सूर्य को क्रूर ग्रह की संज्ञा में रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा यदि अ, सूर्य से एक निश्चित दूरी बनाए हुए हैं और ये चंद्रमा ये कहें कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा है, तो शुभ हैं। और अगर ये चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा नहीं है तो यह चंद्रमा अशुभ माने जाते हैं, जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा होते हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी डिटेल में बताया है और अभी मैं आगे उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि अभी टॉपिक हमारा जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। वहीं अगर बात करें मंगल की, तो मंगल एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं और विशेष रूप से क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ ये क्रूरता दिखाते हैं। वहीं बुध हैं, जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा फल देते हैं, लेकिन ये सौम्य ग्रह और शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर बात करें गुरु बृहस्पति की, तो गुरु बृहस्पति एक सौम्य शुभ ग्रह माने जाते हैं और शुक्र भी एक सौम्य और शुभ ग्रह माने जाते हैं। बात करते हैं अगर हम शनि की, तो शनि जो माने जाते हैं वो क्रूर ग्रह माने जाते हैं और वहीं राहु भी क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं और केतु भी क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं। तो हम इनको समझ चुके हैं कौन से शुभ और कौन से अशुभ या क्रूर ग्रह यहाँ पर रहेंगे। तो अब इनको ध्यान में आप रख लीजिए। अब आगे बात करेंगे लग्न कुंडली की। अब देखिए, लग्न कुंडली में हमको कुछ बातें देखनी है, जैसे कि ये लग्न, अगर स्त्री की कुंडली यहाँ पहले बता देता हूँ, स्त्री की कुंडली हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से आज जिस टॉपिक को मैंने लिया है, इसमें ये हमारा भाग जो हो गया लग्न हो गई। लग्न से हम उस खुद स्त्री का कैसा स्वभाव है, कैसे विचार हैं, किस तरह का उसका व्यवहार है, उसको उसकी पर्सनैलिटी जो है वो हम इससे यहाँ से देखेंगे। वहीं उसकी खुद की आयु को का भाव जो है वह दूसरा भाव हो गया, जबकि उसकी पति की आयु का जो भाव रहा इस कुंडली में वो अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव को स्त्री की कुंडली में उसके सौभाग्य का भाव भी कहते हैं, मांगल्य का भाव भी कहते हैं। तो सौभाग्य यानी कि जो उसके पति का सुख है उसको जो कितना मिलेगा, कहाँ तक जाएगा, वो उसका अष्टम भाव बताएगा। अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वहाँ पर उसके पति की आयु को वो बढ़ा देंगे, लेकिन अगर वहीं पर अशुभ ग्रह अगर बैठे होंगे तो उस आयु को वहाँ पर वो छीण कर देते हैं। इसी तरीके से लग्न में अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उसको एक अच्छे विचारों वाली और अच्छे व्यवहार वाली स्त्री बना देते हैं। वहीं अगर उसके दूसरे घर में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो वहाँ उसकी आयु को भी अच्छा कर देते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं तो उसकी आयु को भी क्षीण कर देते हैं। वहीं उसके यहाँ पर 9th हाउस से हम उसके जो संतति है उसको देखते हैं, तो इसमें भी अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो अच्छी संतति के यहाँ योग बन जाते हैं, अच्छी स्थिति बन जाती है। और देखिए उसका कैसा जो कहते हैं ना कि सतीत्व, जिसको हम कहेंगे सतीत्व, वो कैसा रहेगा, इसके लिए हम उसकी कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। पहली बात तो चौथे भाव में कोई ग्रह ना हो तो बहुत अच्छा है, और अगर हो भी तो शुभ ग्रह होने चाहिए, पापी ग्रह नहीं होने चाहिए। पापी ग्रह होंगे तो उसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, आजकल बहुत सारी आप न्यूज़ भी देख रहे हो, उनमें भी आप उन परिणामों को देखते हो, तो वो वहाँ कुछ ऐसे रिजल्ट आपको मिलते हैं। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हों, अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं मैंने अभी आपको बता दिया है, वो आपको देखने होंगे। तो ये हम किस में देखेंगे, लग्न कुंडली में देखेंगे। और एक स्थिति और आप समझ लीजिए, एक सूत्र आप ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ देखिए आपको एक सूत्र और बता देता हूँ। इस सूत्र में आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर लग्न क्या आती है, समलग्न है, कोई भी लग्न कैसी है वो समलग्न है, और चंद्रमा भी सम राशि में बैठा हो। सम राशि कौन सी हो गई, चंद्रमा यहाँ पर बैठा हो, लग्न में ही बैठा हो,
या फिर कर्क राशि में बैठा हो, या वृश्चिक राशि, ये भी सम राशि है, यहाँ पर भी बैठा हो, या मकर में बैठा हो, या फिर वह बैठा हो आपका मीन राशि में। तो ये कैसी राशियां हैं? ये सम राशि हैं। तो सम राशि में ही लग्न भी सम राशि हो और चंद्रमा भी सम राशि के बैठे हुए हो। अगर यह स्थिति जन्म कुंडली में, स्त्री की जन्म कुंडली में देखती है, कुंडली देखिए फिर से लिख देता हूँ, स्त्री, स्त्री की जन्म कुंडली देख रहे हैं यानी कि महिला की, उसकी जन्म कुंडली में यह स्थिति अगर आपको दिखती है कि चंद्रमा भी सम राशि में हो और लग्न भी सम राशि में है, तो ऐसी यदि स्थिति बनती है जन्म कुंडली में, तो ये कहा जाएगा कि वो जो स्त्री है जिसकी आप ये जन्म कुंडली देख रहे हो, वो बहुत अच्छे विचारों वाली होगी, अच्छी संतति वाली होगी, अच्छे उसका जीवन में अच्छा प्रेम करने वाला उसे पति मिलेगा, बहुत ही सुशील होगी, बहुत शांत होगी और हर तरह का सुख उसको उपलब्ध होगा। तो यहाँ यह स्थिति, ये जो सूत्र है इस स्थिति को बताता है, इसको आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए लग्न और चंद्रमा दोनों अगर विषम राशि में आ जाएं, ये तो सम है। मैंने आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था, उसको आप और समझ लीजिए कि हमने इन भावों में से ये समझ गए, लेकिन सप्तम भाव को मैंने आपको नहीं बताया। तो सप्तम भाव है, इससे अगर स्त्री के सप्तम भाव से हम देखते हैं कि उसका संबंध जो पुरुष के साथ में संबंध है वो उसका सप्तम भाव बताता है, यानी कि पति के साथ में। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वो अच्छी स्थिति बताएगा, लेकिन अगर यहाँ शुभ और अशुभ बैठे होंगे तो वो पुनर्विवाह की स्थिति भी बताता है। और अगर अशुभ ज़्यादा ग्रह बैठ गए यहाँ पर तो वो स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको यहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हो। तो शुभ ग्रह जितने होते जाएंगे इन भावों में वो अच्छा रहेगा। अब मैंने आपको एक सूत्र बता दिया कि लग्न कुंडली में जो लग्न है वो समराशि हो और चंद्रमा भी समराशि में हो। तो ये हम समझिए कि चंद्र कुंडली भी सम लग्न की हो और लग्न कुंडली भी सम लग्न की हो, तब उस स्थिति में वो स्त्री बहुत ही सौभाग्यशालिनी और बहुत ही अच्छे विचारों की, शील स्वभाव की कही जाती है। लेकिन वहीं अगर इसके विपरीत हो कि लग्न भी विषम राशि में हो और चंद्रमा भी विषम राशि में हो, मैं उसको भी आपको स्थिति को भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मेष लग्न है, मेष लग्न है, तो इस लग्न में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लग्न कौन सी है? विषम राशि की, और चंद्रमा भी विषम राशि में बैठे हुए हैं। और इसी के साथ में जैसे कि यहाँ बैठ गए चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा बैठ गए, इस राशि में चंद्रमा, राशि देखिए यहाँ 9 नंबर, नंबर जो लिखे हुए हैं इनको ध्यान दीजिए, यहाँ पर चंद्रमा बैठ गए, तो ये चंद्र राशि जो बन जाएगी वो आपकी विषम राशि है। अगर ऐसी स्थिति स्त्री की कुंडली में, यहाँ भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति स्त्री की कुंडली में अगर बनती है तो, और साथ ही साथ लग्न को और चंद्रमा को, लग्न को और चंद्रमा को अगर कोई पापी ग्रह देखें या उसके साथ में बैठें, पापी ग्रह में कौन आ जाते हैं? शनि आ जाते हैं, मंगल आ जाते हैं, राहु केतु आ जाते हैं, राहु केतु आ जाते हैं, और आ जाते हैं आपके सूर्य आ जाते हैं। इसमें विशेष रूप से यही है। तो इनमें से भी अगर कोई ग्रह आपको दिख जाए, इनको दृष्टि डाले हुए है या बैठा हुआ है, अब ये अगर स्त्री की कुंडली में, लग्न कुंडली इतना आपको बता देगी, अगर स्त्री की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप ये समझ सकते हो कि वो जो होगी थोड़े से उसके विचार कुटिल होंगे, कुटिल बुद्धि की, कहते हैं ना चतुर चालाक, एकदम कुटिल बुद्धि की वो होगी, और अपने पति से हमेशा उग्र स्वभाव में बात करेगी, गुस्सा करेगी, क्रोध करेगी, ऐसा व्यवहार करेगी। और पुरुषोचित गुण होते हैं उसमें, पुरुषों जैसे गुण होते हैं कि जल्दी से हाथ उठा देना, तो जो एक एक स्त्री के अनुसार व्यवहार नहीं करना, और वो अलग तरह का वहाँ पर उसका व्यवहार मिलेगा, लेकिन धन की उसके पास में कमी मिलेगी, कितना ही पैसा हो जाएगा लेकिन फिर भी वो सुख प्राप्त नहीं कर सकेगी। ऐसी स्थितियाँ ये बताती है। और अगर हम देखें आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, तो ये अगर सप्तम भाव में, मैं कुछ सूत्रों को आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप उनको स्वयं से ही उनका विश्लेषण कर सकते हो, और बाकी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण कीजिए, उसके आधार पर उनको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र और समझिए आप। अब सप्तम भाव की हम चर्चा करेंगे, सप्तम भाव की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सप्तम भाव, ये भाव है यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो
इससे आप मत देखिए, सप्तम भाव की हम बात कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में अगर कोई उत्तम शुभ ग्रह बैठा हो, कोई शुभ ग्रह बैठा है सप्तम भाव में, और अच्छी दृष्टि सप्तम भाव पर जाती है, शुभ ग्रह की दृष्टि जाती है, शुभ ग्रह बैठा हो। शुभ ग्रह कौन कौन से बताए मैंने आपको? शुक्र बताया, गुरु बृहस्पति बताए, बुध बताए, और पूर्ण चंद्रमा भी शुभ ग्रह में हमने बताए। ये 4 आपको यहाँ मिल जाते हैं शुभ ग्रह में, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई देखता है, बैठा हुआ है, जितने ज़्यादा यहाँ पर हो जाएंगे। ऊपर से हम D9 चार्ट की बात करेंगे कि D9 चार्ट का सप्तमेश और लग्नेश की स्थिति देखेंगे, वहाँ पर भी शुभ ग्रह उसके नवमांश के मालिक बनते हों, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। स्त्री को ये बड़े सौंदर्य, अच्छे रूपवान होगी, यशवान होगी, विद्यावान होगी, और धन से युक्त स्वयं भी होगी, और उसको जो पति है वो उस तरह का मिलेगा। नवमांश से हम क्या देख लेंगे? नवमांश की, और ये सप्तम भाव की अगर जितनी शुभ स्थिति होती चली जाएगी, उतना हमें पता चलता जाएगा कि उसको जो पति है, पति यानी कि विवाह के बाद में बहुत सुख मिलने वाले हैं, क्योंकि उसका जो पति है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छे व्यवहार वाला होगा, और धन से संपन्न, विद्या से संपन्न, यश से संपन्न उसको मिलेगा। लेकिन अगर इस सप्तम भाव में पापी ग्रह बैठे हुए हों, पापी ग्रह कौन कौन से? शनि बैठ गए, सूर्य बैठ गए, राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, या फिर बैठ चुके हैं आपके शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, और जो क्षीण चंद्रमा भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम इनको लेंगे, शनि, राहु, केतु, मंगल। मंगल को हम भूल जाते हैं, मंगल अशुभ में जाएंगे, है ना। तो अगर ये यहाँ पर चले गए, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? और इस स्थिति में नवमांश में जाके चेक करें, तो नवमांश में जो उदय हो रहा है वो भी अशुभ का ही उदय होता है। तब यहाँ पर अशुभ ग्रह यानी कि क्रूर ग्रह, तो उस स्थिति में बिल्कुल उल्टा आपको देखने को मिलेगा। तो उसका जो अशुभ संबंध है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूर्ख टाइप का या चालाक, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जिसको कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला, ऐसा उसका पति होने की संभावनाएं बन जाती हैं। पति पत्नी में ऐसे में आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से दूर भी रहते हैं, या वो कारण कुछ भी हो सकता है दूरी रहने का। यदि सप्तम भाव में इनके मंगल हो, तो वो वैधव्य योग जैसी कंडीशन भी बन जाती है। वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है, और कई कुंडलियों पे हमने उसका विश्लेषण भी किया है। अगर मंगल की स्थिति सप्तम भाव में चली जाती है, यहाँ मैं राशि को भूल जाइए, अभी केवल भाव की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ आपको अगर ब्लैंक पर दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक ब्लैंक चार्ट हम ले लें तो ज़्यादा सही है, इसमें इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ यहाँ इसको देखेंगे, ये यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये कुंडली, अब ये 7वें भाव है। 7वें भाव में, अब 7वें भाव में कैसे ग्रह हो जाएं? 7वें भाव में अगर अशुभ ग्रह हैं, तो यहाँ पर मंगल अगर हो जाए, 7वें भाव में मंगल हो जाए, तो ये मंगल जो क्या करेगा? ये वैधव्य योग भी बना देता है स्त्री की कुंडली में, विशेष रूप से जब ज़्यादा अशुभता लिए हुए हो, तो उस स्थिति में। और यदि यहाँ पर शुभ और पापी दोनों ही प्रकार के ग्रह सप्तम भाव में बैठेंगे, अगर अशुभ बैठा तो वैधव्य योग, लेकिन अगर ही यहाँ पर बैठ जाएं शुभ और अशुभ दोनों, तो ये क्या करेगा? जैसे मान के चलिए मंगल बैठ गए, और यहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठ गए, तो अब ये शुभ अशुभ, या बुध बैठ गए, या फिर शुक्र बैठ गए, तो शुभ और अशुभ दो ग्रह हो गए। तो वैधव्यता के बाद में, या फिर दृष्टि हो गई, तो वैधव्यता के बाद में पुनर्विवाह की स्थिति भी ये बन जाती है, पुनर्विवाह की स्थिति बन जाती है। यहाँ आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब चलिए, अब देखिए, इसी तरीके से हम समझेंगे सप्तम भाव से कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। अब अष्टम भाव को भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्त्री की कुंडली में जो अष्टम भाव है, उसमें यदि क्रूर ग्रह हो, तो जो उसके पति की आयु है उसका हरण करती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसका हरण करती है, यानी कि उसके पति की आयु को क्षीण हो जाती है, क्षीण होती है, कम होती है। लेकिन यदि दूसरे भाव में कोई, जिसको मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर दूसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह हो, लग्न से दूसरे भाव में, यानी कि लग्न से दूसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह हो, तो स्त्री की स्वयं की आयु क्षीण हो जाएगी। उस स्थिति में यहाँ होगा तो पति की होगी, यहाँ होगा तो उसकी स्वयं की आयु क्षीण हो जाती है। ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि जब कुंडली मिलान करते हैं, तो स्त्री और पुरुष की कुंडली में ये देखिए कि दोनों
के लिए जिस कुंडली में दोनों के लिए अशुभ दोष बनते हों, पति की कुंडली में पत्नी के लिए, पत्नी की कुंडली में पति के लिए, तो वहाँ उन दोषों का आपस में क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, कट जाते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों कुंडलियों का मिलान करना चाहिए। जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनका जो दोष है बराबर हो तो दोनों कुंडली एक दूसरे के दोष को क्या कर देती हैं, काट देती हैं। यहाँ इसको आप अच्छे से सूत्र को समझ लीजिए, ये सूत्र आपको समझना बहुत आवश्यक है। अब देखिए हम बात करेंगे प्रेम भाव की, यानी कि पंचम भाव की। अब पंचम भाव है, जैसे ये पंचम भाव है, इस पंचम भाव में अगर 2 नंबर की राशि है, जिसको हम बोलते हैं कि वृषभ राशि है, 5 नंबर की राशि है, सिंह राशि आ जाए, या आपके 6 नंबर की राशि आ जाए कन्या, या फिर आ जाए आपके पास में 8 नंबर की राशि, ये 4 राशियाँ आप देख लीजिए। वृषभ राशि हो, या आपके पास में सिंह राशि हो, कन्या राशि हो, या वृश्चिक राशि हो, और इनमें यहाँ पर जो भी राशि हो उसमें कौन बैठा हो, उसमें चंद्रमा बैठे हो। कौन बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो। तो ये चंद्रमा जो हैं इन राशि में अगर हैं तो उस स्त्री की जो संतान है वो अल्प संतान देती है, मतलब थोड़ी संतान देती है। यहाँ पर ये आप इसको समझ लीजिए। और अगर हम देखें तो कुछ ऐसे दोष आते हैं जो कि स्त्री के जो व्यवहार है उसको थोड़ा खराब कर देते हैं। जैसे कि आप कुंडली से सब कुछ देख सकते हो, तो उस बात को आप आसानी से देख सकते हो। देखिए चतुर्थ भाव को मैंने क्या बताया था कि चतुर्थ भाव मांगल्य का भाव है, लेकिन अगर स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में पापी ग्रह होते हैं तो वहाँ पर वह उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता, उसको खराब माना जाता है कि वो स्त्री का जो व्यवहार है वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ खराबी देखने को अवश्य मिलेगी। देखिए यदि लग्न, चंद्र और शुक्र, लग्न में कौन, चंद्र और शुक्र, मंगल या शनि की राशि और अंश में हो तो यहाँ पर यह है उसके चरित्र का थोड़ा सा हनन यहाँ पर बताती है। इसके बारे में हम नहीं जाएंगे डिटेल में, ये एक व्यक्तिगत विषय बन जाएगा, फिर सब कुंडलियाँ देखेंगे, जबकि ऐसे नहीं देखा जाता, ये केवल एक कुंडली से हम आइडिया ले सकते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्लेषण के लिए बहुत सारे वर्ग कुंडलियों को देखा जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे यदि सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह की राशि हो और नवांश, जो नवांश कुंडली है उसमें भी शुभ ग्रह, जैसे यहाँ पर सप्तम भाव में कौन है, बुध की राशि, और नवमांश में भी कोई जैसे शुक्र का हो गया, शुभ स्थिति बनती है, तो इस तरह की कोई राशि हो, ठीक है, तो वह स्त्री बहुत ही सुंदर होती है, और सुंदर व्यवहार से भी सुंदर होती है, मन से भी और शरीर से भी, मतलब सबको वह प्रभावित करने वाली होती है, पति को सुख देने वाली होती है, अच्छी मानी जाती है। अब देखिए यदि लग्न, चतुर्थ और चंद्रमा का शुभ ग्रहों से संबंध हो तो उसका चरित्र अच्छा होता है। फिर से सुनिए, यदि लग्न, चतुर्थ और चंद्रमा, लग्न का, चतुर्थ भाव का और चंद्रमा का, इन इन 3 भावों को समझिए, और चंद्रमा, लग्न, चतुर्थ और चंद्रमा, इनका संबंध यदि शुभ ग्रहों के साथ में होता है तो एक अच्छे चरित्र की वह स्त्री होती है, अनेक गुणों से युक्त होती है। और यदि त्रिकोण, त्रिकोण यानी कि 5वां, 9वां और लग्न तो है ही, ठीक है, इन भाव में सौम्य ग्रह हों तो सुखी, पुत्रवती, गुणवती, संपत्ति शालिनी उसको कहा जाता है। और अगर यहाँ पर निर्बल या क्रूर ग्रह हों तो वहाँ पर संतान की हानि दिखाती है, संतति अल्पायु होती है, क्योंकि ये पंचम भाव है, संतति को अल्पायु करता है, सुखों में कमी करता है, ये देखने में आता है। देखिए अब मैं कुछ विशेष बातें आपको बताने जा रहा हूँ, इनको आप जब भी जन्म कुंडली मिलान करें तो उनको जरूर आप चेक कर लें एक बार, वो चेक करना बहुत आपके लिए आवश्यक हो जाता है। देखिए यहाँ पर लग्न और चंद्रमा, आज की इस वीडियो का उद्देश्य, जो टॉपिक है इसका उद्देश्य ये है कि जन्म कुंडली मिलान में इस तरीके का मिलान होना आवश्यक है जो जीवन के जो पल हैं वो दोनों एक साथ मिलकर बिताएं, ना कि कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो। और आजकल बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो आजकल के युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत भयभीत कर रही हैं, तो उसके आधार पर वह इस चीज़ को समझ के अपने भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लग्न और चंद्रमा दोनों में से जो बलवान है उसको ध्यान में रखना है हमको।
अगर लग्न मानकर चलिए मेष लग्न हो, यानी कि मंगल की से संबंधित हो, मंगल की राशि हो, तो यहाँ पर जैसे कि मेष लग्न आपकी बनती है, मैं यहाँ दिखाता हूँ सिंगल वाले। देखिए जिस तरह से यहाँ पर जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न हो या फिर यहाँ पर मेष लग्न हो या 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न हो, दोनों में से आप ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर यहाँ पर मंगल की लग्न होनी चाहिए, मतलब मंगल स्वामी लग्नेश हो, ऐसे समझिए। और मंगल का ही त्रशांश आया आपका, यहाँ पर D30 चार्ट की हम बात कर रहे हैं, मंगल के ही का ही त्रशांश हो। D30 चार्ट देखना बहुत आवश्यक है, ये आपके पूरे क्षेत्र के बारे में बताता है। अगर क्षेत्र के बारे में जानना तो D30 का असली अच्छी तरह से विश्लेषण करना आना बहुत आवश्यक है। तो मंगल का त्रशांश हो तो उस स्थिति में ये स्वभाव बताएगा उस स्त्री का कैसी होगी, तो वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की कही जाती है, मंगल क्रूरता लेकर आते हैं उसके अंदर। और अगर यहाँ पर देखिए, ये तो हम लग्न लेकर चलेंगे और ये हम लेकर चलेंगे नवमांश को, तो हम लग्न और नवमांश को लेकर चलेंगे इस स्थिति में। दो कुंडलियाँ लेते हैं, ये सही रहेगा। इस तरीके से भी हो सकता है, या हम रखेंगे ये, ठीक है, ये ठीक रहेगा, हाँ ये ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपको मिल गया, मेष लग्न है, इससे समझेंगे। यहाँ मेष लग्न है तो मंगल की हो गई, और वहीं पर अगर मंगल का त्रशांश हो, या फिर D30 चार्ट हम इसको लिखेंगे D30, ये D30 चार्ट है, ये मंगल का त्रशांश हो, मंगल का ही ये त्रशांश हो, 8 लिखा हो या यहाँ पर 1 लिखा हो, तो कैसी होगी वो, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति की, क्रोधी, और बहुत ज़्यादा विचार अच्छे नहीं रहेंगे, बस इतना समझिए आप। इसके बाद में अगर फिर इसी मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, मैं 8 भी कर देता हूँ, दोनों आप समझ लीजिए, तो मेष राशि हो या फिर हो उसकी वृश्चिक राशि हो, अगर ऐसी स्थिति आती है और वहाँ पर यहाँ पर जो राशि बने, यहाँ पर जो राशि बने वो किसकी बने, वो शनि का बने, यहाँ त्रिशांश यानी कि 10 या 11, इस तरह शनि का त्रिशांश हो, तो स्त्री जो होती है वो सेवा करने वाली होती है, एक तरह से मेहनत से घर में काम करती रहेगी, बहुत अच्छे इस तरीके से वो मिलेगी, दासी की तरह उसका व्यवहार यहाँ देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है वो मेहनत करेगी घर में, आपके आप जो कहोगे आपके आदेश का पालन भी वो करेगी इस स्थिति में। लेकिन मंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और अगर गुरु हैं यहाँ पर तो ये यही चलेगा, लग्न में यही देखिए अभी, और वहाँ देखिए आप D30 में, D30 को मैं यहाँ बार बार लिखना पड़ेगा, D30 में आप ये ध्यान रखिए, अगर गुरु का आता है 12 हो या फिर 9 हो, इस तरीके से आता है, गुरु त्रिशांश हो, तो उसको कहा जाता है कि बहुत शांत स्वभाव की होगी, बहुत ज़्यादा धनी भी होगी, और शुभ लक्षणों से, शुभ गुणों से और अच्छे आदतों से संपन्न उसको कहा जाएगा, गुरु की तरह ज्ञानवान होगी। लेकिन अगर यहीं पर आपके बुध की राशियां हो, देखें आपको D30 में 6 नंबर या 3 नंबर ये दिखती हैं, तो बुध भी शुभ ग्रह हैं। अब बुध की अगर यहाँ पर स्थिति रहेगी तो उस, लेकिन यहाँ पर उसको कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं आडंबर वाली होगी, दिखावट बहुत ज़्यादा होगी, मायावनी कहा गया है शास्त्रों में उसके लिए, तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर शुक्र का त्रिशांश हो, यानी कि 7 नंबर लिखा हो या 2 नंबर लिखा हो आपके यहाँ पर, और ये स्थिति सेम टू सेम ऐसी रहेगी, तो इस स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहीं ना कहीं उसके चरित्र में दोष होने की संभावनाएं बन जाती हैं, आवश्यक नहीं है कि हो, संभावनाएं हो जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इस स्थिति में यहाँ पूरा कॉम्बिनेशन आपको देखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लेकर आप अपने घरों में झगड़ा करके बैठ जाओ, ठीक है ना, इन बातों को ध्यान में रखना, बहुत संवेदनशील विषय है ये। अच्छा, अब चलिए, अब हम आते हैं दूसरा देखते हैं, अगर वृषभ या तुला यानी कि शुक्र की लग्न है, इसकी लग्न है यदि है शुक्र की, ये रहेगा यहाँ पर, अगर ये शुक्र से संबंधित है तो मैं एक एक को लेकर चल रहा हूँ, आप इसमें दूसरे का समझ सकते हो, यहाँ पर 2 हो या 7 हो लग्न में, इस तरीके से, तो ये किसकी हो गई,
वृषभ हो या तुला राशि हो, मतलब शुक्र स्वामी हो, लग्नेश हो, और मंगल का त्रिशांश आ जाए, 1 आ जाए या 8 आ जाए त्रिशांश में, D30 में, ठीक है। तो ये एक चारित्रिक दोष भी माना जाता है। और अगर यहीं पर शनि का आ जाए, अगर यहाँ पर 10 या 11 नंबर आ जाए, शनि का आ जाए, तो शनि का त्रिशांश हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। वो अन्य स्थिति में भी जुड़ जाती है। यहाँ पर ये कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं इसमें। ये थोड़ा-सा शुक्र का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, और दूसरा विवाह भी यहाँ पर दर्शाता है। ये स्थिति शनि की जब आती है तो पुनर्विवाह की स्थिति को भी दर्शा देता है। तो जीवन में कोई ना कोई अन्य पुरुष के आने की स्थिति बना देता है। अगर गुरु के त्रिशांश में हो इस स्थिति में, गुरु बृहस्पति के में, तो वो शुभ मानी जाएगी। अगर 12 हो या 9 हो, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा इस टॉपिक को, तो बहुत ही ज़्यादा आदरणीय, पूजनीय उसको कहा जाता है। बहुत सम्मान के लिए सम्मान्य होती है ऐसी स्त्री। और वहीं अगर बुध के त्रिशांश में हो तो बहुत ज़्यादा विद्वान, यानी कि 3 हो या 6 हो यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा विद्वान। और अगर शुक्र के त्रिशांश में हो, 7 नंबर यहाँ पर हो या 2 नंबर यहाँ पर हो, बार बार यहाँ पर आप देखिए तो समझते चलिए, यहाँ पर 2 नंबर हो या 7 नंबर हो इस कंडीशन में, तो बहुत ज़्यादा विद्वान, बहुत ज़्यादा विदुषी, बहुत प्रसिद्ध, उसको कहते हैं शुक्र में हो तो बहुत प्रसिद्ध और ख्याति वाली वो स्त्री होती है। अच्छा माना जाएगा अगर खुद का ही लग्न हो और खुद का ही त्रिशांश आता हो, तो बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। इस स्थिति में यहाँ पर आप इसको समझिए, गुरु का भी अच्छा रहेगा, लेकिन खराब किसका रहेगा, थोड़ा शनि का खराब रहेगा, क्योंकि शनि वैधव्य योग जैसी कंडीशन बना देते हैं। तो वहाँ पर दूसरे पुनर्विवाह की स्थिति वहाँ पर तैयार हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जैसे अगर मंगल का है तो वो खराब माना जाएगा। तो मंगल और शनि को विशेष रूप से हम यहाँ पर देखते हैं इस कंडीशन में। क्योंकि अब देखिए, अगर हम चलते हैं हम तीसरी राशि पर, जिसको हम कहते हैं मिथुन। मिथुन राशि, अब मिथुन में यहाँ पर एक कन्या को भी साथ में आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि कन्या राशि भी यहाँ पर, कन्या लग्न भी हो सकती है, मिथुन लग्न भी हो सकती है, दोनों ही बुध से संबंधित हो। अगर यहाँ पर इसमें इसमें हो और फिर यहाँ पर 1 लिखा हो या फिर लिखा हो आपका 8 मंगल का, यानी कि मंगल का त्रिशांश हो, ठीक है, मंगल का त्रिशांश हो, तो इस कंडीशन में मैं देखिए ये जो स्थितियाँ आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ से मैं बता रहा हूँ वो सारी डिटेल्स में बताऊंगा। इनको आपको आवश्यकता है, जन्म कुंडलियाँ जो कभी कोई ऐसी जन्म कुंडलियाँ उनका विश्लेषण करने में इनको ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये कितने सूत्र सटीक हैं उसको एक बार चेक आप स्वयं से कर लीजिए, आवश्यक है। तो देखिए, मिथुन या कन्या की राशि में हो और मंगल का त्रिशांश हो, तो उसमें थोड़ा सा कपटपूर्ण व्यवहार उसका होता है स्त्री का। और अगर शुक्र के त्रिशांश में हो, अब आप समझ चुके हो 2 या 7 हो तो शुक्र का त्रिशांश है, मैं बार बार त्रिशांश आपको नहीं लिखूंगा। तो हो तो वहाँ पर ये कहते हैं कि उसमें जो स्त्रियोचित गुण थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। वहीं गुरु के त्रिशांश अगर है तो बड़ी साध्वी कही जाती है वो स्त्री। अगर बुध के त्रिशांश में हो तो गुणवती, और शुक्र के त्रिशांश में हो तो वो विलास के लिए उत्सुक रहती है। शुक्र का त्रिशांश अगर होता है तो विलास के लिए उत्सुक वहाँ पर वो स्त्री रहती है। चलिए, अब आते हैं, देखिए इन सबको एस्ट्रोलॉजर से ही चेक करें, बाकी अन्य जो सामान्य लोग वीडियोस देख रहे हैं वो इनको अप्लाई ना करें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो इसको अप्लाई ना करें, केवल एस्ट्रोलॉजर्स के लिए हैं ये चीज़ें, क्योंकि उनको आइडिया है। खुद एस्ट्रोलॉजर्स अपनी जन्म कुंडली नहीं देखते क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि दूसरों को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन खुद को एस्ट्रोलॉजर कैसे समझाएगा, क्योंकि उसको सारी डिटेल्स यहाँ से आइडिया हो जाती है। तो इसलिए आप सभी इसका प्रयोग ना करें, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए, कर्क राशि अगर आती है तो चंद्रमा की राशि इसमें लग्न में, और मंगल के त्रिशांश में हो। देखिए ये चंद्र लग्न या फिर आपकी सामान्य लग्न या चंद्र राशि जो है उसकी जो लग्न है उसके आधार पर हम देखेंगे। जिस चंद्र लग्न और लग्न कुंडली के आधार पर जो लग्न बनती है उसमें जो चंद्रमा है तो उसके आधार पर देखेंगे कि कर्क राशि है और मंगल का त्रिशांश आता है। यहाँ पर 1 नंबर हो या 8 नंबर हो, तो मंगल का त्रिशांश हो गया।
तो वो स्वच्छंदता दे देता है। स्त्री में स्वच्छंद होती है, अपने मन से काम करती है, कोई मतलब नहीं है आप क्या सोचते हो, आपकी रोक-टोक का उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको जो मन में आएगा वो करेगी। और शनि के तृषांश में यदि है तो वो उसको कहा जाता है पतिघातिनी। पतिघातिनी यानी कि पति को समाप्त करने वाली या पति के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र उसके विरुद्ध रहेगी। पतिघातिनी यहाँ पर उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर गुरु के तृषांश में है, अब गुरु का तृषांश 9 नंबर लिखा हो या यहाँ पर 12 नंबर लिखा हो तो गुरु के तृषांश में है, तो उससे गुरु के तृषांश में यदि है तो विशिष्ट गुणों से युक्त उसको कहा जाएगा। वहीं अगर बुध के तृषांश में है 6 नंबर हो या फिर 3 नंबर लिखा हो तो ये बुध का तृषांश है, उसमें है तो शिल्प कला में वो कुशल और होती है, यानी कि उसको बहुत सारी कुशलता है, उसमें शिल्प कला अच्छी होगी उसकी। और अगर शुक्र के तृषांश में है तो उत्तम आचरण यहाँ पर उसका रहेगा। शुक्र का तृषांश यानी कि यहाँ पर इसको आइए, शुक्र के दशांश 2 या 7 यहाँ पर है तो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सम्मानित वह स्त्री देखने को मिलेगी। यहाँ ये कॉम्बिनेशन, पहले तो बल देखना आवश्यक है, उसके बाद में इस कॉम्बिनेशन को लग्न कुंडली में देखिए और इस कॉम्बिनेशन को फिर तृषांश कुंडली में भी देखिए कि क्या स्थिति है। जब ये पूरा हो जाए तब आप इस पर एक संभावना अपनी व्यक्त कर सकते हो। यदि और बाकी डिपेंड करता है कि जैसा माहौल है या जैसे संस्कार हैं, जैसा वातावरण है, उसके आधार पर भी हमारे गुणों में, हमारे कर्मों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। जिसकी संगति है, जैसी संगति, उस संगति का प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा, इसको आप भूल नहीं सकते। इसको आप खाली हम जन्म कुंडली के ऊपर ही इन सब बातों को रख दें तो वो उचित नहीं है, क्योंकि आपका व्यवहार, घर के परिवार के संस्कार, उन सब के आधार पर भी आपकी आदतों में परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत सारी जन्म कुंडलियों में प्रेम विवाह के योग देखे जाते हैं, लेकिन उनके होते नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ उनके जो संस्कार हैं वो किसी भी तरीके से वो उसको नहीं होने देते और उस योग को निष्फल करा देते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि क्षेत्र विशेष और आयु और सभी के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि क्या संभावनाएं होती हैं। जन्म कुंडली आपकी संभावनाएं वहाँ पर दर्शाती है। अब मान के चलिए कोई 8 साल का बच्चा है और उसके विवाह के योग बन रहे हैं, यानी कि उसकी जन्म सप्तमेश की दशा चल रही, तो क्या उसका उस समय पर विवाह हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर हमें आयु और उस समय उस दशा का, उसका सब विश्लेषण पूरी तरीके से करके ही तब हमें आगे किसी प्रकार का प्रेडिक्शन करना चाहिए। अचानक से कोई भी गलत प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए आप इन बातों का। बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि यदि गुरु बृहस्पति पर आते हैं थोड़ा, तो गुरु बृहस्पति का अगर देखेंगे, यहाँ पर कर्क का हमने बता दिया। अब हम लेंगे धनु या मीन राशि को देख लेते हैं। तो धनु या मीन राशि, उससे पहले मैं सिंह राशि को देख लेता हूँ। पहले एक बार सिंह राशि, तो हम देखते हैं सिंह राशि। अब देखिए सिंह राशि है, सिंह राशि अगर यहाँ पर है सूर्य की, अब सिंह राशि है और यहाँ पर फिर वही मंगल का 1 हो, 8 लिखा हो, ये स्थिति हो, मंगल का तृषांश हो, तो उस स्त्री को दुष्ट कहा गया जाता है। मतलब मंगल के तृषांश में तो खराब ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शनि के तृषांश में अगर है तो आचरणहीन कहा जाता है, अच्छे से बिहेव नहीं करना, किसी को कुछ भी बक देना, ये होगा। गुरु के तृषांश में है तो राजा या जमींदार की वो पत्नी होगी, मतलब बड़े अच्छे ओहदे वाली होगी, ऐसे आप कह सकते हो। और अगर स्वयं जॉब करती है तो हाई प्रोफाइल्ड जॉब उसकी होगी। और ये अगर वह बुध के तृषांश में है तो मर्यादा, यानी कि स्त्रियों के लिए जो उचित हैं ऐसे कार्य चेष्टा, मर्यादा और चेष्टा के जो विरुद्ध हैं उन कार्यों को जो करने वाली होगी, यानी कि उसमें वो बुध के तृषांश में है तो मर्दाना प्रवृत्ति उसके अंदर लेकर आ जाती है, तो मर्यादा को थोड़ा सा वहाँ पर कम हो जाती है, स्त्रियोचित जो मर्यादाएं वो हट जाती हैं। और अगर शुक्र के तृषांश में है तो वहाँ पुनर्विवाह की स्थिति या फिर किसी अन्य पुरुष के प्रति आसक्ति होने की स्थिति को भी ये दर्शाता है। कब? जब यहाँ पर 7 नंबर और आपका 7 नंबर हो, 2 नंबर लिखा हो, इस स्थिति में, क्योंकि सूर्य और इनका कहीं मेल नहीं है। आप इसको समझिए। अब चलिए यहाँ हम इसको समझ गए, अब देखते हैं कि ये अगर कुछ, मैं इसमें नियमों में कुछ और बातें भी आपको जोड़ूंगा,
उसको यहाँ पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। करीब हमारी वीडियो हो चुकी है 35 मिनट की अभी तक, और हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में हम आते हैं, मंगल के हो गए, अब आते हैं बृहस्पति का। यानी कि अगर यहाँ पर धनु राशि हो, ये कौन सी है, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये धनु राशि हो या फिर यहाँ 12 नंबर मीन राशि, मीन लग्न या धनु लग्न, चंद्रमा की भी इसी तरीके से देख लेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसमें मंगल के त्रिशांश में हो तो अब देखिए यहाँ उल्टा मिलेगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति सब कंट्रोल कर लेंगे तो गुणवती होगी। कैसी होगी, गुणवती होगी, चाहे मंगल का है। यहाँ मंगल अपना रिजल्ट खराब नहीं देंगे, तो कैसी होगी, गुणवती स्त्री होगी। शनि के त्रिशांश में हो तो उसमें जो इच्छा है, जो संबंधों की इच्छा है, वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी। और गुरु के त्रिशांश में हो तो गुणशालिनी उसको कहा जाता है। और बुध के त्रिशांश में हो तो कला कुशल, और शुक्र के त्रिशांश में हो तो सह चैत्र वहाँ पर वो रहेगी। तो यहाँ हमने इसको समझ लिया। त्रिशांश कैसे, यहाँ पर आप उन राशियों को बैठा दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। अब आते हैं, अगर हम देखें, ये गुरु का देख लिया हमने, शनि का देखते हैं। तो शनि का यानी कि मकर राशि हो या फिर कुंभ राशि हो, ये 11 नंबर हो या ये हो, तो मकर या कुंभ राशि हो और मंगल का त्रिशांश हो, 1 हो, 8 नंबर लिखा हो, ये मंगल का त्रिशांश है। तो मंगल का त्रिशांश हो तो दासी के समान कार्य करने वाली, यानी कि सेवा भाव करने वाली होगी। और शनि के त्रिशांश हो तो फिर वही आ जाएगा। अब ये शनि की में शनि का त्रिशांश, तो अन्य पुरुष के प्रति उसकी आसक्ति रहती है, ये देखने में आता है। गुरु के त्रिशांश में हो तो जो पति है उसको अपने अधीन रखने वाली होगी। अगर यहाँ पर गुरु बृहस्पति का 12 हो या 9 हो तो अपने पति को अपने अधीन रखने वाली होती है, और जैसा वो कहेगी ऐसा उसका पति कार्य करेगा। अगर बुध का त्रिशांश हो जाए तो वो असती कहा जाता है उसको। अब असती का अर्थ क्या है वो आप स्वयं लगा लीजिए। अगर वो किसके त्रिशांश में आती है, यहाँ पर बुध के त्रिशांश में आती है तो ये। और अगर शुक्र का त्रिशांश हो जाए यानी कि 2 या 7 का, तो वो संतान की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, धन की कमी भी देखने को मिलती है। ये अब हमने इनको पूरा अपना समझ लिया है। देखिए, कुछ नक्षत्रों में उत्पन्न कन्याओं के बारे में भी देखते हैं जो अनिष्टकारी मानी जाती हैं। जैसे ज्येष्ठा में उत्पन्न कन्या जो पति के बड़े भाई के लिए थोड़ी सी अशुभ मानी जाती है। आश्लेषा में उत्पन्न जो अपनी सास के लिए अशुभ मानी जाती है। और जो मूल में उत्पन्न होती है वो अपने ससुर के लिए अनिष्ट मानी जाती है। और विशाखा में उत्पन्न जो कन्या है वो अपने देवर के लिए अशुभ मानी जाती है। और जो कन्याएं चित्रा में पैदा हों, चित्रा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में, आश्लेषा में, शतविषा में, ज्येष्ठा में, मूल में, कृतिका में या पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न होती हैं, उनको जो कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, वैधव्यता देखने को मिल सकती है। और संतान होकर या संतान पूर्ण रूप से संतान नहीं होना है, संतान की मृत्यु हो जाना, ये ऐसी संभावना उसको मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मृतसुता जैसी स्थितियां बताई जाती हैं। और किसी न किसी तरह से धन की भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है। ये कुछ नक्षत्र हैं जो विशेष दिए गए हैं। अब देखिए, जैसे इनकी रेमेडी क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मानकर चलिए किसी कन्या का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तो आप प्रयास कीजिए कि उस कन्या का कि सबसे घर का जो सबसे बड़ा हो, कहीं भी ऐसा लड़का देखिए कि जो इस घर में सबसे बड़ा हो, उसके साथ विवाह कर दीजिए। तो वो उसका बड़े भाई का जो मृत्यु योग है वो ऐसा कुछ नहीं बनेगा। अगर आश्लेषा में है तो आश्लेषा में ऐसा देखिए कि जो जिसकी सास नहीं हो, ऐसे वहाँ पर विवाह कर सकते हो, वो सही रहेगा। और अगर मूल में है तो जो जिनके मतलब ससुर नहीं होते हैं, वहाँ ऐसी जगह पर विवाह कर सकते हैं। विशाखा में है तो जो सबसे छोटा लड़का है उससे ही विवाह कर दी हो जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो घर में परिवार में सबसे छोटा हो, अगर विशाखा में है तो ऐसा ही लड़का देखिए, ताकि उसको कोई दोष का प्रभाव ना पड़े। ये कुछ हम कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी लग्नेश, सप्तमेश, नवमेश जिस राशि में चंद्रमा है उसका स्वामी शुभ ग्रहों के उत्तम स्थानों में अगर स्थित है और अस्त नहीं है तो स्त्री को भाग्यशालिनी, सुंदरी, बंधुओं से पूज्य, पुण्य कर्म करने वाली और कुशल कहा गया है।
और वह अपने पति का प्रिय करने वाली कल्याणशीला, सचैत्रा और सत्यपुत्रवती होती है। और अष्टम भाव पर जितने अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतने ही अधिक काल तक वह सुमंगली यानी कि उसको हम कहते हैं सद्भाव, वो रहेगी। ये जो मैंने आपको पूरी जानकारियां यहाँ पर दी है, ये आपको फल दीपिका के माध्यम से मैंने यहाँ पर दी है। तो फल दीपिका में ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ये फलदीप का है और फलदीप का में गोपेश कुमार ओझा जी, जिनका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो उनकी ये पुस्तक है जिसमें यहाँ पर ये आपको जानकारी, पूर्ण जानकारी इसकी मिल जाएगी। तो आप इसको देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको सभी को जानना आवश्यक हो जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही और आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। विशेष टॉपिक था और इसको जानना बहुत आवश्यक भी है, और लेकिन इसको बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के बाद ही आप अप्लाई करें, कोई चीज़ देखें, समझें और उसको पहले चेक कर लें अच्छे से कि सूत्र कितने काम करते हैं, और उसके बाद ही उनका प्रयोग करें तो ज़्यादा उचित रहता है। नहीं तो फिर स्थितियाँ आप के लिए ख़राब हों, वो अच्छा नहीं होता। हमसे जन्म कुंडली का अगर आप विश्लेषण कराना चाहते हो तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हो। यहाँ आप क्यूआर कोड दिया हुआ है, क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हो। और अ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। मेंबरशिप चल रही है, मेंबरशिप में मैं कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक हम ज्योतिष के कोर्सेज, ज्योतिष के जो टॉपिक्स हैं उनको हम लेकर चलेंगे। तो वहाँ भी आप हमसे जो भी ज्योतिष जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं हमसे वहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं फिर से बार बार ये कहता हूँ कि जो नौसिखिए हैं, या ये कहें कि जिनको अभी पूरी तरीके से नहीं आता है, वो अपने परिवार या अपने स्वयं पर इस तरह के जो प्रयोग हैं उनको ना करें। तो इसको कुंडली को ना देखें इस तरीके से यहाँ पर, और क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तभी इसको देखें, और देखकर उसको कैसे प्रिडिक्ट करना है दूसरे के सामने, ये उसका ध्यान विशेष रूप से रखें। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।